जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है एक बार कमेंट करके बताएंगे, और कौन सा बच्चा किस स्टेट से बिलोंग करता है इसके बारे में भी आज आपने लिखना है। देखते हैं किस स्टेट के बच्चे आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए सबसे ज्यादा भर्ती की तैयारी करने लग रहे हैं। आप सभी का त्यौहार कैसा रहा? होली के त्यौहार की खुशियां सभी ने मना ली हैं, तो वापिस से अब अपनी तैयारी पर जुट जाइए। प्रतिदिन आप लोगों का बेटा यहाँ पे एक एक क्षण कीमती है, क्योंकि एग्जाम की डेट आपके नजदीक आती जा रही है। 1 जून से लेकर 15 जून तक आपके एग्जाम रहने हैं, और समय अब आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2.5 महीने का रहा है, ठीक है ना। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तैयारी करनी स्टार्ट की है, नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले कभी एग्जाम की तैयारी नहीं की है, तो भी बेटा आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप अभी से सही पैटर्न पर सही तरीके से एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो मैं डंके की चोट पर कह रही हूं, अभी भी आप आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी में 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये मार्च का महीना भी निकल गया, उसके बाद में कोई सोचे बच्चा कि अप्रैल महीने में मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद सिलेक्शन ले लूंगा, तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। अभी जिस बच्चे ने तैयारी करनी स्टार्ट की है और सही पैटर्न के साथ वो प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे जो हमारी क्लास रहती है उसमें ज्वाइन करता है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। जिस पैटर्न पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसी पैटर्न पे आप सही तैयारी करेंगे तो 2026 आपकी सिलेक्शन की साल रहेगी। प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे हम डिस्कस करते हैं आर्मी अग्निवीर के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हुए हैं अब तक, उनके फुल सॉल्यूशन पेपर को। तो प्रतिदिन आप चैनल पर यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपकी यहाँ पे एक भी क्लास मिस ना हो, आप पूरी यहाँ पर क्लास का फायदा उठा सके। साथ ही आप लोगों के दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि अब सभी यहाँ पर जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भर्तियां हैं, उनके अंदर आप लोगों के लिए ओपन यहाँ पर कर दी गई है रिजर्वेशन, जिसमें कहीं आपको 50% रिजर्वेशन मिल रही है, कहीं पर 20%, कहीं पे 15%। यानी जो बच्चा बिल्कुल ओपन फ्रेश यहाँ पे फाइट करेगा, उस बच्चे से आप लोगों को बेटा ज्यादा फायदा है, सिलेक्शन लेने के मौके और चांसेस आपके बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर अपना दिमाग है उसको सेट कर लीजिए कि आर्मी अग्निवीर 2026 के अंदर मुझे 100% सिलेक्शन तक पहुंचना है, और जिसमें हमारी YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन आपका पूरा सहयोग करेगी। YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर चलने लग रहा है आर्मी अग्निवीर का कंप्लीट बैच, जिसमें आपको पूरा सिलेबस तो प्रोवाइड किया ही गया है। पूरे यहाँ पर 2023, 24, 25 के एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर और ओरिजिनल 2026 का जो सिलेबस पैटर्न है उसी पर आपको ये सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही 6000 से ज्यादा साइंस के क्वेश्चन, 9000 से ज्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन इसी बैच में आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पास, जिसके माध्यम से प्रतिदिन आप टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी है उसको जांच सकते हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आज ही बैच के साथ जुड़े। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 9050800344 पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और आज इस पेपर के अंदर मैंने क्या चेंज किया है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज इस पेपर में मैंने कुछ बदलाव किया है, क्या बदलाव किया है उसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे आंख दिमाग खोलकर तब अपनी तैयारी है उसको करने लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। किसको? कार्य करने की दर को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। किसी कोण से फेंके जाने पर, मान लीजिए आपने कोई एंगल लिया, उस एंगल से कोई वस्तु आप फेंकते हैं तो वो यहाँ पर बेटा मैक्सिमम कितने डिस्टेंस के ऊपर प्रोजेक्ट होगी या फिर आपकी प्रक्षेपित होगी, इसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि 45 डिग्री के कोण से कोई वस्तु हम फेंकते हैं वो सर्वाधिक यहाँ पर प्रक्षेपित होगी। ऑप्शन नंबर आपका 45 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा।
आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया मेरे लाडलो, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपका सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस है जिसके ऊपर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर पानी का अधिकतम बॉइलिंग पॉइंट क्या है या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चे लिखिएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट जब आपसे पूछा जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मेरे जवानों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे खालिस्तान में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ऐसा कौन सा यहाँ पर बेटा क्षेत्र है जिसके अंदर ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन में करा चुकी हूँ, फिर भी आपने ध्यान यहाँ पे दिमाग में रखना है कि ध्वनि आपकी वैक्यूम के अंदर निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अधिकतम किस में होती है, तो अधिकतम या फिर आप कह सकते हैं मैक्सिमम होती है स्टील में या फिर सॉलिड में। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इस उत्तल दर्पण से संबंधित नहीं होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि सभी ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ें, एक एक ऑप्शन को गहराई से समझने की कोशिश करें, उसी के बाद में हम क्वेश्चन का आंसर चॉइस करें, ठीक है ना। पहला ऑप्शन कहा वाहनों की हेडलाइट में। तो वाहनों की हेडलाइट में मैंने आपको बताया है कि बेटा यहाँ पे जो वाहनों की हेडलाइट होती है, व्हीकल हेडलाइट के अंदर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा दर्पण यूज हो गया मेरे लाडलो, अवतल दर्पण यूज हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन आपको क्या दिया, अगला ऑप्शन दिया वाहनों का रियर व्यू मिरर, यानी कि ड्राइवर साइड का जो मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण मैंने बताया था, ड्राइवर साइड के मिरर में हमेशा किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है। कौन से दर्पण का यूज होता है मेरे शेरों, उत्तल दर्पण का यूज होता है। अगला देखिएगा, जो यहाँ पे सौर भट्टी, सौर भट्टी मैंने आपको बताया है, चाहे आपसे सौर कुकर पूछा जाए, चाहे आपसे सौर पैनल पूछा जाए, आपसे चाहे सौर भट्टी पूछी जाए, ठीक है ना। सौर भट्टी कह दे, सौर पैनल कह दे। सौर पैनल का मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से यहाँ पर क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, या फिर सौर कुकर कह दें। इन सभी के अंदर किस दर्पण का प्रयोग होता है मेरे जवानों, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब अगली बात यहाँ पे ऑप्शन दिया सेविंग मिरर, चाहे आपसे सेविंग मिरर कह दे, चाहे ईएनटी डॉक्टर कह दे, ठीक है ना। इन सभी के द्वारा जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो भी लाडलो क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा मैम वाहनों का रियर व्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, आपको इसके बारे में बताना है। और साथ ही आप लोगों को आज मैं एक जिम्मेदारी दे रही हूं कि आपने जो हमारी आवर्त सारणी यानी कि हमारी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के कम से कम यहाँ पे बेटा 30 एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यानी परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक याद करने ही करने हैं, ठीक है ना। परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक सिर्फ आप 30 एलिमेंट के याद कर लीजिए। आप कभी भी यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे उनके अंदर मार नहीं खाएंगे, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा, लिथियम का परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 1। यदि आपसे पूछा जाए हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। आपका लिथियम का परमाणु क्रमांक पूछा जाएगा तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है,
3 होता है। और आपका यदि पूछा जाए 4 परमाणु क्रमांक किसका है, बेरिलियम का, लियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। 5 बोरोन का, 6 कार्बन का, 7 नाइट्रोजन का, 8 ऑक्सीजन का, ठीक है, 9 फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन का, 10 नियोन का हो जाएगा, 11 सोडियम का। आपने इस प्रकार से सारे यहाँ पर 30 तक के एलिमेंट्स के क्या करने हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या याद करनी है। और इनके ऊपर आपने विशेष रूप से काम करना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करने से पहले आपको बता दें कि आपकी sscgkgs.com वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपके जितने भी आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर एग्जाम के मैं फुल सॉल्यूशन पेपर कराऊंगी, वो सभी के सभी यहाँ पे पेपर के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे हमारी sscgkgs.com वेबसाइट के ऊपर मॉक टेस्ट के रूप में, ठीक है ना। ये सारे के सारे जितने भी मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने लग रही हूँ, ये सभी के सभी मॉक टेस्ट आपको sscgkgs.com वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। तो आपने गूगल में जाना है, गूगल में सर्च करना है sscgkgs.com। जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइब का बटन आता है, वहां पे आएगा अलाउ का बटन, ठीक है ना। जैसे ही आप वहां से अलाउ कर लेंगे, अलाउ करते ही जो भी नया नोटिफिकेशन, जो भी नई अपडेट हम आर्मी अग्निवीर से संबंधित डालेंगे, उसकी जानकारी आपके पास आएगी। यदि आप अलाउ नहीं करेंगे तो आपके पास अपडेट नहीं पहुंचेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ पे वेबसाइट को अलाउ नहीं किया है, फटाफट से अलाउ कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर आप लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर के मॉक टेस्ट तो हम डालने लगे ही रहे हैं। इसके साथ ही आर्मी अग्निवीर का बैच भी आपको यहीं से डायरेक्ट मिल जाएगा। और सुबह 6:30 बजे हम प्रतिदिन आर्मी अग्निवीर के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए स्पेशल 6:30 बजे करंट अफेयर की यहाँ पर क्लास है, वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। जिसमें पहले आपको यहाँ पर मिलेगा एक साइड में पूरी करंट अफेयर की जानकारी, जिसमें आप जाकर करंट अफेयर को पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पूरी करंट अफेयर की जानकारी आपको दी जाएगी, उसके सारे मेन बिंदु हैं वो बताए जाएंगे। उसके बाद में उसी के बगल में आपको इसकी क्विज मिल जाएगी, ठीक है ना। उसी के बगल में क्या मिलेगी, इसकी क्विज आपको मिल जाएगी। उस क्विज के माध्यम से आप ये चेक कर पाएंगे कि आपको कितनी चीजें हैं जो इसकी याद हुई हैं। तो फटाफट से sscgkgs.com वेबसाइट को आज ही अलाउ कर लें, ताकि सभी अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए मेरे शेरों, आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बेकिंग सोडा क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। और ये एक एल्कली क्षार होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लीले लिटमस को लीले लिटमस को अमल कैसा कर देता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो नीले लिटमस को अमल कैसा कर देता है, लाल कर देता है। कैसा कर देता है, लाल। मैंने आपको बताया था कि एसिड क्या करेंगे, एसिड मैम ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेड में। और बेस क्या करेंगे, बेस यहाँ पर रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेंगे ब्लू में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। चींटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो चींटी का डंक हो, बिच्छू का डंक हो, उसमें कौन सा अमल मैंने आपको बताया। सभी बच्चे फटाफट से एक बार कमेंट कीजिएगा। मेरे देश के भावी फौजियों, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, चाहे चींटी का डंक हो, चाहे यहाँ पर बेटा बिच्छू का डंक हो, चाहे मधुमक्खी का डंक हो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अमल। इसके साथ ही सिरका में कौन सा अमल होगा, एसिटिक अमल होगा। दूध और दही में, दूध दही में कौन सा अमल होगा, लैक्टिक अमल होगा। और खट्टे फलों में कौन सा अमल होगा, तो खट्टे फलों में पाया जाएगा सिट्रिक अमल। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, आपको इसके बारे में बताना है। हमारी 10वीं क्लास का यहाँ पे बेटा जो धातु और अधातु का चैप्टर है, जिसके अंदर हमारे टीचर्स यहाँ पे जब पढ़ाते थे तो ये कहते थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है, आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा। वही क्वेश्चन आपसे आज आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी में भी पूछा जा रहा है। तो फटाफट से करिए धमाल
और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम को क्या कर सकते हैं हम, धातु से, यह वो धातु है जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिल्कुल आप सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, आइसोप्रीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती है आपकी नेफ्रॉन। यहाँ पर ध्यान से एक बात को और समझने की आवश्यकता है कि बच्चे दो यहाँ पर एक जैसे नाम है, जैसे न्यूरॉन और नेफ्रॉन मिलते जुलते लगते हैं। तो जब आपसे पूछा गया है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई, तो आपने किसके साथ जाना है, नेफ्रॉन के साथ। जब आपसे पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, क्या, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, तो आपका यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है आपकी न्यूरॉन। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। व्यस्त का मतलब जो पूरे दिन, यहाँ पे दिन रात 2400 घंटे, साल के 365 दिन जब तक हमारा जीवन है तब तक काम करता है, तो वो हमारे शरीर का एकमात्र अंग है, कौन, हमारा हृदय। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है बेटा, हृदय है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुनेन किससे प्राप्त होती है, आपको इसके बारे में बताना है। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बेटा आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंचे, आपकी यहाँ पे कोई भी क्लास मिस ना हो। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा आप लोगों के अंदर आलस्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप क्या सोच रहे हो, अभी तो बहुत समय है, ठीक है ना, जून आने में, तो अभी तो मार्च आया है, अप्रैल भी पड़ा है, मई भी पड़ा है, अभी तो हम तैयारी आराम से कर लेंगे। बेटा ये समय है ना, ये पंख लगा के उड़ जाता है, ठीक है ना। जब हमारे पास किसी समय के लिए बाउंडेशन है तो समय बहुत जल्दी निकलता है और हमें लगता है कि अभी तो बहुत समय है, और जब समय बिल्कुल नजदीक आता है ना, तब फिर हमारे अंदर घबराहट होती है, फिर क्या करते हैं, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। तो वो चीज ना आपके साथ हो, इससे अच्छा है आप समय से अपनी तैयारी करना शुरू करें, ताकि आप तैयारी को समय से कर अपनी तैयारी है उसके अंदर इतनी यहाँ पर बढ़त पैदा कर ले कि और बच्चों से आपकी मेरिट लिस्ट में स्कोर अपने आप ऊपर चला जाए, ठीक है। और आपका करेक्ट आंसर होगा कुनेन किससे प्राप्त होती है, तो कुनेन हमें सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही साथ कुनेन की दवाई किसके लिए इस्तेमाल होती है, तो कुनेन की दवाई मलेरिया के इलाज में की जाती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखें ना, कुनेन की दवाइयों का इस्तेमाल किस में होता है, मलेरिया के इलाज में होता है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। इन क्वेश्चन, यहाँ पे दो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें मेरे जवानों यहाँ पे बच्चे पजल होते हैं, ठीक है ना। एक होता है फूलों का अध्ययन, एक होता है फलों का अध्ययन, ठीक है ना। एक फ्लावर है, दूसरा आपका फ्रूट है। जब आपसे पूछा गया है फ्लावर का, जब आपसे क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स पूछी गई है, तो आप किसके साथ जाएंगे, स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है आपका एंथोलॉजी को। और साथ ही यदि आपसे पूछा जाता है स्टडी ऑफ फ्रूट, ठीक है ना, फलों का अध्ययन किसे कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ फ्रूट कहा जाता है पोमोलॉजी को। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन कहलाता है यहाँ पर बेटा मायोलॉजी, इस माइकोलॉजी। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपसे पूछा है किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है मेरे शेरों किसको, लॉर्ड डलहौजी को। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई,
तो 1857 की क्रांति, ध्यान से सभी बच्चे लिखेंगे, 1857 की क्रांति हुई थी बेटा किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके साथ ही बंगाल विभाजन, क्या? बंगाल विभाजन 1905 में किसके शासनकाल में हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही भारत में जनगणना की शुरुआत, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। कब? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1853 में पहली रेल चली थी। इस बात को भी आपने याद रखना, ठीक है ना। पहली रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। और इसका जनक हम किसको कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो सभ्यता को कहा जाता है। इस सवाल को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज कब हुई? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखें। किसने की थी इसकी खोज? राखल दास बनर्जी ने की थी। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? आपको इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। शाकुंतलम पुस्तक को भी यहाँ पर बेटा किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र पुस्तक को किसने लिखा है? वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, किसके शासनकाल में हिंसांग भारत आया था? आपको इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, हिंसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको इसके बारे में बताना है। तो साथ ही हमेशा एक बात को याद रखेगा कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठेंगे वही सिंहासन हो जाएगा। आज जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि मेरा 2026 में पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं, पता नहीं मैम आप जो मुझे पढ़ा रही है यदि मैं सारा याद कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों के ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं, मैम अब की बार आपने जितने भी पेपर कराए यदि मैं उनको यहाँ पर अपनी कॉपी के अंदर लिख लूंगा, इनका बार बार रिवीजन करूंगा, क्यूज लगाऊंगा, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हमारे अंदर क्या है ना बेटा, मेहनत करने से पहले हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं। हम 2 दिन यहाँ पे मेहनत करते हुए नहीं होते और हम सोचते हैं कि चुटकियों में हमें रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जिस प्रकार से शाही पनीर को बनने में वक्त लगता है, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से सिलेक्शन को लेने में भी वक्त लगता है। आपको यदि इंस्टेंट कोई काम करना है तो 2 मिनट की मैगी है, मैगी खा के आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपने शरीर का यहाँ पे पूरा सिस्टम है, उसको हिला सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा खाना है, पौष्टिक खाना है, तो उसके लिए आपको समय लगाना पड़ेगा और सही बना के खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत भी उसी प्रकार की करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए लेकिन मेहनत हम कम करते हैं और उसके बाद में इंतजार करते हैं हमें रिजल्ट अच्छा मिल जाए, तो वो पॉसिबिलिटी सब खत्म होगी। अब आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसी मेहनत करोगे वैसा ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब इससे ज्यादा जवाब आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तो सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठेंगे वही सिंहासन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन के पीछे चिंता करके मत भागो, आप मेहनत के पीछे भागना स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन तो झक मार के आपके पास आ जाएगा। और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसको धोखा किसने दिया? मीर कासिम ने। मीर कासिम से फिर यहाँ पे
मीर जाफर को बक्सर के युद्ध में के बाद में क्या बना दिया गया, सम्राट बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा है तो बुध, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन है, बृहस्पति है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके भूगोल का। इस बात को सभी बच्चे अलग से हाईलाइट करके रखें कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपको इसके बारे में बताना है। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बेटा आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पे पहुंचे। और साथ ही साथ धैर्य के साथ आज आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि कितने बच्चे हैं जिसने ईमानदारी से लगातार 15 मिनट क्लास को देखा है। ठीक है ना, 15 मिनट के अंदर 1 सेकंड को भी स्किप नहीं किया है, 15 मिनट तक लगातार वो क्लास के साथ जुड़ा रहा है। आज सिर्फ आप बच्चों को यही कमेंट करके मुझे बताना है। और विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब हमसे यहाँ पे दूसरे राष्ट्रपति की बात की जाती है तो कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड नंबर के यहाँ पे राष्ट्रपति कौन बने थे बेटा, एस राधाकृष्णन बने थे। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का दर्जा किसको मिला है, आर के षणमुख चेट्टी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही रेल मंत्री की जब हमसे बात की जाती है तो रेल मंत्री सबसे पहले कौन बने थे, यहाँ पे जॉन मथई बने थे। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर बेटा कि एक बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन के बाद में ही दूसरी बैठक होगी थी। तो यहाँ पे जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब स्थायी पूछा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी पूछा तो सच्चिदानंद सिन्हा। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, आपको इसके बारे में बताना है। तो फीफा का मुख्यालय स्थित है आपका ज्यूरिख में। कहाँ पर स्थित है, ज्यूरिख के अंदर क्या है, फीफा का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो डुरंड कप किससे रिलेट करता है, आपका फुटबॉल से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, डुरंड कप किससे रिलेट करता है, फुटबॉल से रिलेट करता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी किससे रिलेट करती है, तो रणजी ट्रॉफी रिलेट करती है आपके बेटा यहाँ पे क्रिकेट से। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। और जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है आपके पास तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही भाई अब तुम्हारे यहाँ पे जो मोटिवेशन कमेंट हैं वो बहुत ज्यादा कम आने स्टार्ट हो गए हैं। अब आप पहले यहाँ पे मैम क्लास हमें अच्छी लगी, आज की क्लास बहुत बेहतरीन थी, आज हमें नए क्वेश्चन देखने को मिले, ये जो हम लोगों को फीडबैक मिलते थे इससे लगता था कि हाँ हमारी मेहनत से बच्चे खुश हैं और साथ ही साथ हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा के अंदर मेहनत जा रही है। अब तुम्हारे यार फीडबैक क्या आने बंद हो गए,
ठीक है ना। ये बताओ कि एक मैसेज करने से हम जब आपके लिए यहाँ पे हर जो टीचर आर्मी अग्निवीर की तैयारी करा रहा है, एसएससी की तैयारी करा रहा है, रेलवे की तैयारी करा रहा है, पुलिस एग्जाम की तैयारी करा है, वो एक क्लास को बनाने के लिए 6-6 7-7 घंटे मेहनत कर सकता है। तो क्या तुम उनकी 6 से 7 घंटे की मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट नहीं कर सकते? एक मोटिवेशन थॉट नहीं लिख सकते? कमाल की बात है यार। आपके जिस प्रकार से आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है, उसी प्रकार से हमें भी यहाँ पे मोटिवेशन की जरूरत है। और हमें इंतजार रहती है कि कौन सा बच्चा, मैं एक एक बच्चे का मैसेज चेक करती हूँ कि आज इस बच्चे का क्या फीडबैक है, इसे क्लास के अंदर क्या नई चीज सीखने को मिली है। तो आप भी यहाँ पे मोटिवेट जरूर किया करें, जरूर एक प्यारा सा कमेंट और लाइक किया करें। और करेक्ट आंसर होगा हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है 6 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का, ध्यान से समझिएगा। 15 रेशो में 210 प्रपोर्शन में आपको दे दिया, 20 रेशो में 380 प्रपोर्शन में 21 रेशो में कितना आएगा, आपको इसके बारे में बताना है। यहाँ पर बेटा जब मैं यहाँ पे रूल क्या लगा, n इंटू में n-1 का रूल लगा। मेरे को कैसे पता चला? मुझे पता चला यहाँ से। कैसे? जब मैंने यहाँ पे 19 की गुणा 20 से की, क्या की? 19 की गुणा 20 से की, तो यहाँ पे 20 और आपका 19 की गुणा होती है 380, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब 15 की गुणा हमने 14 के साथ की, तो 15 और 14 की गुणा होती है आपकी 210। और आपका बेटा उसी प्रकार से 21 की गुणा जब हम 20 से करेंगे, 21 दूनी कितना हो गया? 42 और 1 लग गई 0। आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 420। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है आपका। 25 बी का मतलब है भाग, ठीक है ना। बी का मतलब क्या दिया है? बी का मतलब आपको दिया है भाग, सी का मतलब आपको दिया है गुणा, एम का मतलब आपको दिया है प्लस और ए का मतलब आपको दिया है माइनस। 25 बी का मतलब क्या हो गया? भाग में 5, सी गुणा में आपका हो गया 5, इसके बाद में एम प्लस में हो गया यहाँ पे 5 और माइनस में हो गया आपका 4, ठीक है ना। यही दिया है ना कि 25 बी मतलब कि यहाँ पे 25 भाग में 5, इसके बाद में गुणा में आपको यहाँ पे सी का मतलब गुणा में 5, एम का मतलब प्लस में 5 और माइनस में आपका हो जाएगा 4। तो 25 से कम 25, 25 यहाँ पे पापा 25 हो गया, 5 से कम 5 और पापा 25। और यहाँ पे पापा कितना हो गया? ऊपर 25 हो गया, ठीक है। 25 में आपने प्लस 5 के, माइनस में 4 के, 5 में से 4 गया तो कितना बच गया? 1 बच गया और 25 में 1 प्लस किया तो आपका 26। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि विक्रम 20 वर्ष का है और रानी 30 वर्ष की है, कितने वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:5 था, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे बेटा तरीका क्या है? तरीका है इसका क्या कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, इन एज को माइनस करके देखें, ठीक है ना। अब 20 में से यदि मैं मान लीजिए 4 माइनस करूं और 30 में से भी मैं यहाँ पे कितने माइनस करूं? 4 माइनस करूं। 20 में से 4 माइनस किए तो 16 और 30 में से 4 माइनस किए 26, तो इसका तो 3:5 आएगा ही नहीं, ठीक है। अगला मैंने क्या, 20 माइनस में 5 और आपका 30 माइनस में मैंने कर दिया 5। 20 में से 5 गए तो 15 और 30 में से 5 गए तो 20। तो आपका 5 है 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 चौके आपका यहाँ पे 25, सॉरी 30 में से 5 गए तो 25 और पापा कितने हो गए? 25, यानी अनुपात कितना हो जाएगा? 3:5। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात? उसने क्या कहा कि विक्रम 20 वर्ष का है और रानी 30 वर्ष की है, कितने वर्ष पहले? पहले का मतलब आपने माइनस करना है, बाद का मतलब प्लस करना है। तो हमने 4 माइनस किए तो ये आपका कितना बन गया? 16, नीचे बन गया 26। 5 माइनस किए तो 20 में से 5 गए 15 और 30 में से 5 गए 25, काटे तो कितने हो गए? 3:5 और यही हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको कहा है कि यहाँ पे बेटा श्रृंखला को पूरी करें, G7 K11 O15 S19 W, अगला क्या आएगा? जी में आपने यहाँ पे जी कितने पर आता है? 7 पर, K11 पर, O15 पर, S19 पर। और यहाँ पे बेटा देखो 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। 11 और 4 आपके 15 हो गए, 15 और 4 19 हो गए, 19 और 4 कितने हो जाएंगे? 23, यानी यहाँ आएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू आएगा तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे खत्म।
7 में 4 प्लस किए तो 11, 11 में 4 प्लस किए तो 15, 15 में 4 प्लस किए 19, 19 में 4 प्लस करेंगे 23। ये आपका 25 है, ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है, आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, आपको इसके बारे में बताना है। आज सोमवार है 61 दिनों के बाद। अब 61 को हम किससे भाग देंगे, 7। 61 को किससे भाग देंगे शेरो, 7 से भाग देंगे, ठीक है ना। 61 को 7 से भाग दिया तो 7 8 56 और 7 नीम 63, 63 ज्यादा हो जाएगा तो 7 8 को हमने किया 56, ठीक है। 56 किया तो 61 में से 56 गए तो कितने बच गए, 5। ये जो शेषफल आपका बचा है, क्या बचा है, शेषफल बचा है, इसी को इस सोमवार में प्लस कर दीजिए। सोमवार प्लस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है। तो आपका मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 5 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, आज की क्लास आपको कैसी लगी, और साथ ही कितने बच्चे हैं जिनको बदलाव समझ में आया कि आज की क्लास में क्या नया बदलाव हुआ है, वो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे कहा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, यदि इसकी भुजा 15 मीटर है तो इसका परिमाप बताइए। तो आपको क्षेत्रफल दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो आयत का क्षेत्रफल मेरे शेरों यहाँ पे होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। किसके बराबर होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल मुझे कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे बेटा एक भुजा 15 है, आपकी दूसरी भुजा निकालनी, उसको मैंने b मान लिया। इस 15 को उठा के इक्वल के उधर लेके जाओ तो b बराबर 300 बटे कितना हो गया, आपका 15 हो गया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, एक लग गई 0, ठीक है। चौड़ाई कितनी आ गई, 20। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, अब क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई और प्लस में चौड़ाई होता है। 2 इंटू में लंबाई कितनी है, 15 है, चौड़ाई कितनी है, 20 है। 15 और 20 कितने हो गए, 35, और 2 की 35 से गुणा की तो आपकी 70 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देखिए, समझ में आ गई बात। पहले आप क्या निकालेंगे, पहले जो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखी है, एक भुजा दे रखी है, उससे हम दूसरी भुजा ज्ञात करेंगे, और भुजा ज्ञात करने के बाद में आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहा, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत 32 है, अगली पारी में उसे कितना स्कोर करना है ताकि उसका औसत 4 बढ़ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगली पारी का मतलब, पहले कितनी पारी थी, 10 पारी, और अगली पारी कहते हैं कितनी होगी, 11वीं पारी, ठीक है। 11वीं पारी में उसे औसत कितना बढ़ाना है, 4, ठीक है। अभी 10 पारियों का कितना है, 32 है, यदि 4 औसत बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी, 36। 32 में 4 प्लस कर देंगे तो 32 में 4 प्लस किए तो 36 हो गया, ठीक है, माइनस में। अब यहाँ पे 10 पारियों का औसत कितना था, 32 था, तो गुणा में 10 गुणा में कितना कर दिया हमने, 36 कर दिया। इन दोनों की गुणा की तो इन दोनों की गुणा कितनी आ गई, 396, माइनस में आपकी कितनी होगी, 320 होगी, ठीक है। माइनस किया तो आपका कितना आ जाएगा, 76। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे कहा कि दो संख्याओं का अनुपात आपका 8:9 है, यदि बड़ी संख्या छोटी से 3 अधिक है तो दोनों का योगफल बताइए। यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है बेटा, 8:9, यानी कि आपकी बड़ी संख्या छोटी से 3 अधिक है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा वो कितनी है। तो 9x माइनस में कितना कर दिया, 8x, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों किया, यहाँ पे बेटा ध्यान से समझो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 8:9। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 अधिक है, यदि मुझे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को बराबर करना है तो छोटी संख्या में मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये x 8x है, इक्वल के उधर लेके जाऊंगी तो किसका हो गया, माइनस का। आपका 9x माइनस में 8x बराबर कितना हो गया, 3। x बराबर आपका कितना आ गया, 3, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब दोनों का योगफल बताइए, तो आपका 9x प्लस में 8x, ठीक है।
9x और 8x कितने हो गए आपके 17x हो गए, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 17 गुणा में 3, तो 17 3 51, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 51 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा रोहन ने 6000 और सोहन ने 7000 रुपए का निवेश किया, यदि 1 वर्ष के बाद 91,000 का लाभ हुआ तो रोहन का हिस्सा बताइए। यहाँ पे बेटा दोनों का यदि हम लोग कुल हिस्सा देखें तो कुल हिस्सा कितना है यहाँ पे 6000 और प्लस में 7000, यानी टोटल दोनों ने मिलकर कितने रुपए इन्वेस्ट किए 13,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के रेशो को यदि मान लीजिए हम हटा दें, ठीक है ना, 6000 रेशो में आपको कितना हो गया 7000, दोनों के यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों ने यदि औसत के हिसाब से देखें तो टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए 13 रुपए। ठीक है, कितने रुपए इन्वेस्ट किए 13 रुपए। 13 रुपए में से रोहन ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 6, यहाँ 6000, लेकिन इसके हिसाब से 6 रुपए। 13 में से रोहन के कितने रुपए हैं 6 रुपए, एक पर कितने हुए बटे में 13, और यहाँ पे 1 साल के अंदर लाभ कितने का हुआ 91,000 का लाभ, तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, और यहाँ पे 6 के साथ से गुणा की 6 सत्ते 42 और लगी 3 जीरो, कितने रुपए हो गए 42,000। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, रोहन का लाभ कितना है 42,000 का, 91,000 में से 42,000 माइनस कर देना, वो सोहन का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से आप सोहन का लाभ भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, वह समान रखने के लिए खपत कितनी बढ़ाई जा सकती है, आपको इसके बारे में बताना है। एक तरीका तो क्या है कि बेटा हम लोग क्या करें कि यहाँ पे 20% कम हुई, मतलब 100 की चीज कितने में मिल रही है 80 में मिल रही है ना, 100 की चीज कितने में मिली 80 में, तो 80% की वैल्यू कितनी होगी आपकी बेटा यहाँ पे 20 होगी। ठीक है ना, 80% की वैल्यू कितनी होगी 20, एक की वैल्यू कितनी होगी बटे में 80, और निकालनी किस पे है 100 पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 20 एकम 20, ठीक है ना, 20 एकम 20 और 20 चौके 80, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, आपकी कितनी परसेंट आ गई 25%, कितनी परसेंट आ गई 25%। ठीक है, एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर आपकी जितनी परसेंटेज दी है उस परसेंटेज के ऊपर खेल लो। अब 20% दी, 20% का मतलब कितना हुआ 20% का मतलब हुआ 20/100, आपका 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी 1/5। ठीक है ना, 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है 1/5, कम हो जाती है, मतलब 5 की चीज कितने में मिल रही है 4 में मिल रही है ना, 5 की चीज कितने में मिल रही है 4 के अंदर, यानी कि आपकी यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी है 1, 1 की वैल्यू कितनी है बटे 4, और गुणा में कितना हुआ 100, तो 4 एकम 4 और 25%। ठीक है, चाहे आप इसको इस तरह से निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल लो, दोनों से आपके क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, एक रेडियो को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, लागत मूल्य क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो लागत मूल्य कह दीजिए या इसे आप क्रय मूल्य कह दीजिए, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य आपका बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या है बेटा आपका विक्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है ना, विक्रय मूल्य गुणा में कितना होता है गुणा में 100, और बटे में 100 प्लस माइनस में लाभ या फिर होती है हानि, क्या होती है लाभ या हानि होती है। ठीक है ना, अब विक्रय मूल्य कितना है 1080, ठीक है, गुणा में कितना हो गया 100, और बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो क्या हुई है हानि कितने प्रतिशत की 10% की, 100 की चीज कितने में बिकी 90 में, आपकी 1 0 से 1 0, 9 एक कम 9, और 12 निम्न 108, 12 की गुणा 100 से की तो 1200। ठीक है, वो रेडियो खरीदा कितने का था 1200 रुपए का, 10% की हानि पे उसे कितने में बेच दिया 1080 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी राशि का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 150 होगा, किस राशि का, मतलब कि आपसे क्या पूछा है मूलधन पूछा है। निकालो इस क्वेश्चन को फटाफट से, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं, मैं तब तक सेल चेंज कर लेती हूँ। देखिएगा बेटा, आपको क्या निकालना है मूलधन निकालना है, मूलधन बराबर क्या होता है
मूलधन बराबर होता है आपका साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में आपका यहाँ पे दर और गुणा में होता है समय। ठीक है, अब आपको साधारण ब्याज कितना दिया 150 रुपए, गुणा में कितना हो गया 100 बटे में समय कितना है 5 साल और दर कितनी है 10%। 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 1 0 इसके साथ है, 30 की गुणा 10 से की तो कितने रुपए होगा 300 रुपए मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है ना, बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा एक ट्रेन 3 घंटे में 190 किलोमीटर और 5 घंटे में 310 किलोमीटर की यात्रा करती है, औसत गति बताइए। अब यहाँ पे बेटा गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति का फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है ना, दूरी बटे क्या होता है समय होता है। अब दूरी यहाँ पे दो दे रखी, एक 190 दे रखी है, दूसरी 210 दे रखी, दोनों को प्लस कर दो और नीचे जो समय आपको दिए हैं दोनों समय को प्लस कर दो। ठीक है, 190 में जब हम 210 को प्लस करेंगे तो आपका 0, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4 और बटे में हो गया 8। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1 लग गई 0। आपकी यहाँ पर औसत गति कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैम आपने बताई थी क्या कि आपका ए गुणा में बी बटे में बी माइनस में ए। ठीक है ना, ए गुणा बी बटे में बी माइनस में ए कर देंगे। ए गुणा बी यानी 4 गुणा में कितना हो गया 12 और बटे में 12 माइनस में कितना हो गया 4। ठीक है, 4 गुणा 12 और बटे में 12 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छिके 12। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 6 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा है कि यहाँ पे 20 और 12 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बेटा जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है समय पर आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरी क्लास को आप सिस्टम के साथ देखें। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे क्लास के एक एक पहलू को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप बेटा आज मान के चलिए कि 1 घंटे का हमारे पेपर का टाइम है, ठीक है ना, आपकी 30, 35 मिनट 40 मिनट की क्लास रहती है, हम ये मान के चलते पूरी 1 घंटे की क्लास रहती है। आज जब 1 घंटे के पेपर के सॉल्यूशन को आप टिक कर नहीं देख पा रहे हैं तो कल 1 घंटे आप वहां पे पेशेंस के साथ कैसे बैठ पाएंगे, कैसे आप उस बर्डन को झेल पाएंगे जो 1 घंटे यहाँ पे आपके दिमाग के अंदर रहेगा। ठीक है ना, वो बर्डन आपसे तभी झिलेगा जब अभी से आप अपनी हैबिट डालेंगे, प्रतिदिन पूरे पेपर को लगाने की कोशिश करेंगे। आपको कहा कि 20 और 12 के एलसीएम और एचसीएफ, 20 और 12 का यदि बेटा मैं एलसीएम निकालूं, क्या निकालूं 20 और 12 का एलसीएम निकालूं तो मेरा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 120। या फिर और हम छोटा ले तो हम 60 ले सकते हैं। कैसे कि आपका 20 तिये कितना होता है 20 तिये होता है 60 और 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 60 आ गया। एलसीएम कितना हो गया 60। एचसीएफ की जब हम बात करें तो 20 और 12 का यहाँ पर 20 और 12 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो 4 पंजे कितना होता है 20 होता है और आपका 4 तिये कितना होता है 12 होता है। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। अनुपात पूछा है किसका एलसीएम और रेशियो में आपका एचसीएफ का। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 60 आया, आपका एचसीएफ कितना आया 4 आया। तो 4 एकम 4, 15 चौके 60, आपका यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 15:1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 16 माइनस में ब्रैकेट 15 माइनस में 19 माइनस में 18 माइनस में 6 भाग में 2 गुणा में 4। अब आपके यहाँ पर बेटा क्या करने पड़ेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद में बोर्ड मास का फॉर्मूला हम लगाते हुए इसको पूरा हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस में 6 भाग में 2 गुणा में 4 करेंगे। तो 2 एकम 2 और आपका 2 तिये 6,
18 माइनस में 3 चौके 12, यहां से कितना अंतर आ गया 6, ठीक है ना। इस ब्रैकेट का जो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन आया कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब 19 माइनस में हम कितना करेंगे 6, 19 में से 6 गए तो आपके पास बेटा कितने बच गए 13 बच गए, ठीक है। इस 13 को इस 15 में से माइनस करेंगे, 15 में से 13 गए तो कितने बच गए आपके पास 2 बच गए। इस 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या सोल्व होंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में आपका जैसे जैसे ब्रैकेट का यहाँ पे स्टेंजा दिया गया उस हिसाब से उसको सोल्व करते जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर आपका निकलता जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। आपको दिया यहाँ पे 785 गुणा में 785 गुणा में 785 प्लस में 215 गुणा में 215 गुणा में 215 बटे में 785 गुणा में 785 प्लस में 215 गुणा में 215 माइनस में आपका 785 गुणा में 215। यदि हम लोग इसको यहाँ पे मोटा मोटी सीधा सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो भाई साहब इसकी कैलकुलेशन करते करते 1 घंटे का समय निकल जाएगा। तो करना क्या है, इसको अब ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है कि 785 की क्यूब है ना, 785 की क्यूब प्लस में आपको दिया है 215 की क्यूब, बटे में आपको क्या कहा है, बटे में कहा है 785 का स्क्वायर प्लस में 215 का स्क्वायर और माइनस में आपको दिया है 785 और गुणा में 215, ठीक है। आपको ये दिया है, इसका मतलब क्या है, ये एक फॉर्मूला है a की 3 प्लस में b की 3 बराबर होता है आपकी a की 3 प्लस में a प्लस में b इंटू में आपका होता है a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर माइनस में ab के बराबर। अब a की 3 b की 3 है, इसको उठा के इक्वल के उतर लेके जाऊंगे तो ये किस में चला जाएगा बटे में, यानी कि अब आपके पास क्या बचा a प्लस b। तो 785 और प्लस में आपने करना है 215, दोनों को प्लस किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1000, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि यहाँ पर 2.5 की पावर 4 माइनस में 0.5 की पावर 4 बटे में आपका 0.5 का स्क्वायर प्लस में 0.4 का स्क्वायर, यानी कि आपका बेटा ये क्या दिया a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 बटे में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यही दिया है आपको। हम इसी से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ओवरऑल हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा और साथ ही अपना धैर्य है उसको आखिरी क्वेश्चन तक बना के रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है आप तुरंत क्लास के अंदर पहुंच के क्लास का पूरा फायदा उठाते रहें। अब आपको पता है बेटा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। उसी प्रकार से ए की पावर 4 और बी की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, ए की 2 माइनस बी की 2 इंटू में आपका ए की पावर 2 प्लस में बी की पावर 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसकी जगह पे हमने लिखा ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 और ए की पावर 2 प्लस में बी की पावर 2 बटे में आपकी ए की पावर 2 प्लस में बी की पावर 2, ए की पावर 2 से बी ए स्क्वायर प्लस में बी की पावर 2 से क्या कट गया, ए स्क्वायर प्लस में बी की पावर यहाँ बी का स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यानी कि आपका 0.5 का स्क्वायर माइनस में आपका यहाँ पे कितना हो गया 0.4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 5/10 का स्क्वायर, ठीक है ना। मोटा मोटी यदि हम इनको बिल्कुल ही सिंपल करके चलें और यहाँ पे हो गया 4/10 का स्क्वायर, ठीक है, आसानी से ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे में हो गया आपका 100 माइनस में 16 और बटे में कितना हो गया 100, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। एलसीएम दोनों का सेम है, यहाँ पे कितना आ गया 100, 25 में से 16 घटाए तो कितने बच गए 9 और 9/100 का मतलब कितना हो गया आपका 0.09, कितना हो गया 0.09, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको पजल करने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। यदि आपको फॉर्मूले याद है, प्रतिदिन आप फॉर्मूलों को याद कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 7 है, उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब उनका ही गुणा 12 है, दोनों का अंतर बताइए।
अब सबसे पहली बात आती है बेटा, कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको हम गुना करते हैं तो 12 आता है। एक तो 1 गुणा में 12 करेंगे तो आपका 12 आएगा, एक 6 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास 12 आएगा, एक 3 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, ठीक है ना। अब 12 में से मैं अंतर करूं, ठीक है ना, इसने क्या कहा कि उनकी दोनों संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए 7, लेकिन 12 में 1 प्लस करूंगी तो 13 आएगा, 6 में 2 प्लस करूंगी तो 8 आएगा। सिर्फ आपकी यही संख्या है जिनका जब हम योग यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं तो 12 आता है, और योगफल करेंगे 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। दोनों बातें प्रूव होगी। अब उसने क्या कहा, दोनों का अंतर बताइए, यानी कि आप 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, यहाँ पर बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर 3 है, a माइनस बी आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है जी। इसके बाद में उनके वर्गों का अंतर यानी a² माइनस में b² किसके बराबर है, 39 के बराबर है, ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका a² माइनस में b² किसके बराबर होता है, a + b और होता है a माइनस b के बराबर। किसके बराबर, a + b और a माइनस b के बराबर। अब a² माइनस b² कितने के बराबर है, 39 के बराबर। a + b आपको यहाँ दे रखा है, निकालना है। a माइनस बी आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा, ठीक है। इस 3 को उठा के इक्वल के उधर लेके जाओ, a + b बराबर है 39 और बटे में हमने किया 3, तो 3 एकम 3 और आपका यहाँ पे कितना हो गया, 13 3 39, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का यहाँ पे बेटा जो योग है वो कितना आ गया, 13 आ गया आपका, और अंतर कितना आ गया था, 3 आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे तरीका क्या है कि अब बड़ी संख्या कही है तो a + b बराबर कितना आ गया आपका 13 और a माइनस बी बराबर कितना है, 3 है, दोनों कट गया। आपका a में a को प्लस किया तो कितने हो गए, 2a, और 13 में 3 प्लस किए तो आपके 16। a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो बड़ी संख्या कितनी आएगी, 8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को निकालना था। और आज की क्लास थोड़ी सी यहाँ पे मैथ के जो क्वेश्चन है थोड़े से आपके यहाँ पे कैलकुलेटिव रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से दोबारा करने की जरूरत है, ठीक है ना। मैथ का जो पोर्शन है उसको दोबारा से आपने पूरे को रिवाइज करना है। मैथ के अंदर आज सारे के सारे एल्जेब्रिक फॉर्मूलों का यूज हुआ था, उनको ध्यान से आपको फिर से समझने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी की पूरी क्लास है वो समझ में आ गई हो। जो क्वेश्चन आपको थोड़े कॉन्सेप्टल लगे हैं उन क्वेश्चन को आपने दोबारा से जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करेंगे जिसको आप चाहते हैं कि आर्मी अग्निवीर 2026 की भर्ती में वो भी आपके साथ शामिल हो, तो उसके पास आपने जरूर शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन जाए आपके पास तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लास अच्छी लगेगी है तो आप लोग जरूर लाइक करें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट है जरूर करके जाएं। साथ ही आज का कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा पोर्शन है जो आपको आसान लगा, कौन सा यहाँ पे पोर्शन रहा है या कौन से मैथ के क्वेश्चन रहे हैं जो आपको थोड़े से ट्रिकी लगे, जिनको समझने में आपको समस्या आई है, इसके बारे में भी आप सभी बच्चे मुझे जरूर लिख के देंगे, ठीक है। इसके साथ ही यदि अभी तक आप आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए आर्मी अग्निवीर के बैच के साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आर्मी अग्निवीर के बैच के साथ जुड़ें। अपनी तैयारी है उसको आज से ही करना शुरू करें ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 9050800344 पर आप कॉल करके मैसेज करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपके बेटा यहाँ पर सभी जो क्लासेस हैं आप लोगों के आर्मी अग्निवीर के, मैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के फुल पेपर का सॉल्यूशन करवाने लग रही हूँ, वो सारे के सारे सॉल्यूशन हैं आपको यहीं पर आर्मी अग्निवीर के मॉक टेस्ट के अंदर अवेलेबल करा दिए गए हैं। इसके साथ ही कोई भाई बहन है जो आपका SSC GD की तैयारी कर रहा है, SSC MTS की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पे मॉक टेस्ट हैं, डेली करंट अफेयर हैं, वो सारी की सारी प्रोवाइड की गई है। कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी भी आपको यही मिलने वाली है। तो आप लोग गूगल में जाएंगे, SSC GK GS.com सर्च करेंगे, उसे अलाउ करेंगे
और आज ही जाकर आप लोग बेटा अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने भी मॉक टेस्ट हैं एक नियमित यहाँ पर समय बनाएंगे, मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे नए आए हैं, आज ही हमारी क्लास के साथ जुड़े हैं, यूट्यूब पर आप जाएंगे बेटा, वहां पर आप लोगों ने प्रतिदिन यहाँ पे कम से कम मैं 49 यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम के ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन करा चुकी हूँ। आप गूगल में जाएंगे, वहां सर्च करेंगे YSP लाइव क्लास, यूट्यूब के अंदर YSP लाइव क्लास सर्च करते ही आपके सामने हमारा ये चैनल है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जाएंगे और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर ये आर्मी अग्निवीर के जितने भी पेपर अब तक मैंने सोल्व करवाए हैं वो सारे के सारे आर्मी अग्निवीर के यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम के फुल सॉल्यूशन पेपर इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से जाकर अपने डेली यहाँ पर मॉक टेस्ट हैं उनका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे। मैंने आपसे वादा किया है कि 100% आपकी मदद करेंगे, 100% ओरिजिनल सिलेबस के साथ अब की बार आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। तो मैं अपने वादे पर खरी उतर रही हूँ, लेकिन कमी रहेगी तो आपकी तरफ से रहेगी। डेली आपने रिवीजन करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं, डेली शाम को 6:30 बजे क्लास के अंदर वक्त पे पहुंचना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस ना हो। और यदि किसी भी कारण से आपसे एक भी क्वेश्चन यदि आप क्लास में लेट आते हैं तो छूटता है या आप क्लास को बीच में स्किप करके जाते हैं तो उस चीज की गलती खुद के मन के अंदर महसूस करेंगे कि आज ये कमी मेरे से रही है, कल ये कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती और आपकी बेटा एक नासमझी आपको सिलेक्शन से दूर लेके जा सकती है। इस बात को समझ लीजिएगा। समय आपको अवसर देगा, मौका देगा, लेकिन उस अवसर और मौके को आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कौन सा अवसर है मेरी जिंदगी के अंदर एक नया बदलाव और सफलता लेके आ सकता है। आज के लिए इतना ही, और देखते हैं कल शाम को 6:30 बजे प्रीवियस ईयर एग्जाम के ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।